नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। दूसरा अंबेडकर कौन? एक बड़ा सवाल यही है। सारा खेल अंबेडकर बनने का है। बाबा साहेब संविधान के रचयिता, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए, सबके लिए काम करने वाले, जिनकी सोच में उस वर्ग को न्याय दिलाना था जो शोषण का शिकार हुआ था। लेकिन बाबा साहब की परिपाटी पर चलते चलते कई ऐसे नेता उभार में आए और कई का पतन हो गया। दलित उत्थान की बात लगातार की गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि दलितों का उत्थान हुआ भी है या नहीं, या लगातार दलित समाज का पतन होता चला जा रहा है। एक नेताजी हैं चंद्रशेखर रावण, उभार में आए, चर्चा में आए, लोकप्रिय हुए, सांसद बन गए। अब आरोप बहुत बड़ा लग रहा है। रोहिणी घावरी से पूरा देश परिचित हो गया है। एक बिटिया जो लगातार स्विट्जरलैंड में बैठ करके कह रही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और कई महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसके नाम में ही रावण है, वो खानदानी रावण होगा। वो क्यों यहाँ पे इतने लोग उसके सम्मान में खड़े हैं? किसी को पता है उसने महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न किया है? जो भी महिलाएं आगे बढ़ के आती हैं, उनको वो पीछे करने में लगा होता है। जो हमारी डॉक्टर राहनी है, उनके खिलाफ जो इन्होंने किया है वो अत्याचार ये हम नहीं सहेंगे, मातृशक्ति नहीं सहेंगे। उसी समाज की बेटी है जिस समाज को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज रावण बात करते हैं। ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर से ले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा, और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक चर्चा और करनी बहुत जरूरी है। पीडीए के महानायक अखिलेश यादव, जिनका 52वां जन्मदिवस हाल ही में मनाया गया। अब आप सोचिए कि पीडीए का महानायक डॉक्टर अंबेडकर हैं या फिर अखिलेश यादव कहे जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर रावण हो या अखिलेश यादव, दोनों अपनी बात से पलट जाते हैं। हाल ही में आपने देखा प्रयागराज में एक घटना हुई, जिस मामले में तोड़फोड़ होने के बाद सबसे पहले चंद्रशेखर रावण ये कहते हुए सुनाई दिए कि लोग मेरे नहीं थे। कोई भी नीला गमछा डाल करके आ जाएगा तो क्या आज़ाद समाज पार्टी का हो जाएगा या चंद्रशेखर रावण के फॉलोअर्स हो जाएंगे। जाने कहाँ से दबाव आया और चंद्रशेखर रावण लाइव आकर के फिर बोले कि मेरे संपर्क में बहुत सारे ओबीसी और दलित समाज के वकील हैं और हम सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दबाव पड़ा, राजनीति शक के घेरे में आई, व्यक्तित्व खराब होता हुआ नजर आ गया, तो अपनी बात से फिर एक बार पलट गए चंद्रशेखर रावण। समय की जो राजनीति है, हाल में जो देखा जा रहा है कि ऐसे जो नौजवान साथी हैं उनको उकसा करके, चाहे अखिलेश जी हों चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, दोनों उन नौजवानों को उकसा करके जाति उन्माद फैलाने का एक प्रयास कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में मैंने इटावा की बात को लेकर के कहा था कि इटावा में घटना हुई, तो जो घटना हुई थी वो व्यक्तिगत 2 परिवारों की थी, लेकिन आपने पूरा उसको समाज से जोड़ करके एक जाति उन्माद फैलाने का काम किया। भाई कोई मामला था तो प्रशासन उस पर चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और प्रशासन ने किया भी। दोनों पक्ष को उसमें जो जिसकी गलती थी उसको सज़ा दिलाने का प्रयास है और सरकार बैठी है। लॉ एंड ऑर्डर आप ख़राब करेंगे तो ये ठीक नहीं है। वहाँ गगन यादव ने एक यही रेजिमेंट बना करके जिस तरह उकसाया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, जाति उन्माद फैलाने का काम किया। और लड़ाई किसी के आह्वान में होती है, लेकिन जब सज़ा तो व्यक्तिगत झेली जाती है ना। अब ढेर सारे नौजवान साथी हैं, वो जाके जेल के हवालात में बंद हो गए, और जैसे ही बंद हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं वो गगन यादव तो हमारा है ही नहीं। तो मेरा नौजवान साथियों से आग्रह है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। उसी कड़ी में आपने देखा कितने गरीब
भाई हमारे जो समाज के हैं वो चंद्रशेखर के कहने पे इकट्ठा हो गए और एक प्री प्लान था, आपके आह्वान पे उन्होंने गाड़ी इस तरह तोड़ी, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और जैसे ही ये हुआ तो आपने कह दिया कि नहीं नहीं वो हमारे कार्यकर्ता थे ही नहीं। तो मैं तो नौजवान साथियों से कह रहा हूँ, आग्रह है मेरा कि जो आपके लिए भाई आप उसके लिए लड़े, उसके आह्वान में चंद्रशेखर जी के आए और तुरंत कह दिया कि नहीं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, जो कि झंडा लिए, बैनर लिए, पोस्टर लिए, आपके नारे लगा रहे हैं, 2 मिनट में पलट गए। ऐसे नेता का क्या मतलब है? अरे ये कहना चाहिए आपको कि नहीं नहीं इस तरह की घटना मत करिए, हम जाएंगे शांति रूप से जाएंगे, उस परिवार कौशाम्बी के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ये अभी हाल में, अभी इसके पहले आप देखें 1-1.5 साल पहले तो हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, जगह जगह ऐसे प्री प्लान के तहत पत्थरबाजी की जा रही थी। आज जातीय उन्माद, छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के बड़ा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि आज बढ़ते हुए देश के कदम पे आपकी अपनी एक हिस्सेदारी है। सरकार ढेर सारी योजनाओं चला करके नौजवान साथियों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ नेता इस तरह से बरगला करके उन नौजवान साथियों को जेल में बरगला करके जेल में जाने के लिए वो सब कर रहे हैं। ऐसे नौजवान साथी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रतीक बना करके चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे लोग राजनीति करते हैं, वो बार बार उनका उदाहरण देते हैं और जब ऐसी तोड़फोड़ होती है तो इससे आप क्या संदेश मिलता है और क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोग बचे इस प्रकार की राजनीति? बाबा साहब ने अपने संविधान में कहीं नहीं लिखा, अपनी हक की लड़ाई के लिए एक जो नियम कानून के तहत हमको धरना देना है, बैठना है, अपनी मांग मंगाने के लिए हम एकत्रित होकर के कहीं हम बैठ सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन ये जाति उन्माद और तोड़ फोड़, गाड़ी को तोड़ना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना, ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप शिक्षा के विषय में तो बात नहीं कर रहे हो चंद्रशेखर जी, आप संगठित करा रहे हो, संघर्ष करा रहे हो। ये संगठित और संघर्ष से जीवन चलने वाला नहीं है नौजवान साथियों का। आप शिक्षा के लिए प्रेरित करिए ना। अगर हम पूछे तो आपने कितने लोगों को ऐसे, क्योंकि आप ऐसे सदन में बैठ गए हैं तो आप वहाँ सदन से अपनी बात रख सकते हैं, नौजवान साथियों से आग्रह कर सकते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा था उसी श्रेणी में काम करना है। और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तो सिर्फ संगठित और संघर्ष से चलने वाला नहीं है। जैसा मामला प्रयागराज में सामने आया है, उस पर ना चंद्रशेखर आज़ाद रावण बोल रहे हैं कुछ, ना ही अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, जबकि लोग जाति की राजनीति वर्तमान में कर रहे हैं। तो वहाँ जो मामला है कि उसको केरल ले जाया गया, आतंकवादी बनाने का प्रयास किया गया, दलित समाज की बेटी थी, तो इस पर आखिरकार क्यों चुप्पी है जब धर्म की बात आ जाती है? जब राजनीति में स्वार्थ दिखता है ना तो ये समाज के लिए बौने हो जाते हैं। और आपने कितना समाज में काम किया, कांसीराम जी ने समाज में काम किया, उन्होंने समाज को बढ़ाने का काम किया, मायावती ने भी समाज को जोड़ने का और बढ़ाने का काम किया। चंद्रशेखर जी को तो धराया सब मिल गया है, जाति उन्माद फैला करके आप सांसद बन गए हैं। आपका क्या योगदान है समाज में? मैं पूछूं, अखिलेश जी हैं, आपका क्या योगदान है? पिताजी की कमाई के कारण और पिताजी की राजनीतिक कमाई के कारण आप मुख्यमंत्री बन गए। चंद्रशेखर जी समाज के नाम से धोखे से सांसद बन गए। तो ऐसा समाज में लड़ाने का काम मत करिए, ना समाज को बांटने का काम करिए। आज प्रदेश और देश दोनों प्रगति की ओर है, नौजवान साथी उसमें सहयोग करें। तो सवाल यही है कि दलित समाज को सोचना चाहिए, बहुजन समाज को सोचना चाहिए। जिस बहुजन समाज की चेतना की बात की जाती है कि बहुजन समाज की चेतना के एक बड़े चेहरे के रूप में उभरते हुए चंद्रशेखर रावण सांसद बन गए, सत्ता की मलाई चाट ली, वो चंद्रशेखर रावण पत्रकारों को भी धमकाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ और वो कहते आए कि सही से बात करो नहीं तो मैं FIR कर दूंगा। अब वो पत्रकारों को भी खुलेआम FIR करने की बात करने लगे। अर्थात बात साफ है कि किस कानून का लाभ उठाने की कोशिश चंद्रशेखर रावण करते हुए नजर आए, किस जाति का लाभ उठाने की कोशिश करते चंद्रशेखर रावण नजर आए।
आखिरकार कौन सा पत्रकार इनकी इस गीदड़ भपकी से डरने वाला है कि चंद्रशेखर रावण एफआईआर दर्ज करा देंगे। और एफआईआर वो भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, वो भी खुलेआम बात करते हुए नजर आए तो वास्तव में इसको हौसला कहेंगे या घमंड कहेंगे, या सत्ता की कुर्सी में बैठने के बाद कठोर हो गए हैं। वही चंद्रशेखर रावण जो लगातार दलित समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, एक बेटी के साथ अन्याय करते हुए मामले पर जब घिरे तो चुप्पी साध ले गए, चुप हो गए। इसलिए घेर लिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कि मुझ पर जब आरोप लगे थे चंद्रशेखर रावण ने कहा था मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा। आज चंद्रशेखर रावण के ऊपर जब आरोप लगे हैं तो चुप क्यों हैं, और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए न्याय के कुरुक्षेत्र के मैदान में कूद पड़े हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। रोड़ी घावरी का मुद्दा मजबूत होता है। भारत के महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई है और वो बेटी स्विट्जरलैंड से लगातार रो रही है, बात रख रही है कि मुझे न्याय चाहिए। एक बेटी लगातार न्याय की बात कर रही है तो दलित समाज को भी सोचना चाहिए। जिस समाज के को न्याय दिलाने की बात की जाती है, उस समाज की बेटी के साथ जब अन्याय होता है और बहाना भी किया जाता है। इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंद्रशेखर रावण ने कभी रोड़ी घावरी से कहा, जैसा कि वायरल वीडियो के मुताबिक वो बात सच कही जा रही है कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बाबा साहब ने भी 2 शादी की थी। बाबा साहब ने 2 शादी की थी, इसलिए चंद्रशेखर रावण ने रोड़ी घावरी को अपनी दूसरी पत्नी बनने का ऑफर बहाने से दे दिया था, और उसको अपनी दूसरी पत्नी भी नहीं बना सके। अब पहली पत्नी है या नहीं है, ये मुद्दा चंद्रशेखर रावण का है, ये मुद्दा पत्रकार और पत्रकारिता का नहीं है, ये मुद्दा प्रेम में न्याय देने का एक प्रेमी का है। अगर चंद्रशेखर रावण वफादार प्रेमी नहीं बन सकते हैं, उस रोड़ी घावरी के लिए वफादार नहीं हो सकते जो फर्श से अर्श तक ले जाने में सहायक रही, तो आखिरकार बहुजन समाज की चेतना के नायक कैसे हो जाएंगे। तो सोचना चाहिए बहुजन समाज को कि आपका दूसरा अम्बेडकर कौन हो सकता है। बड़े चेहरे आए, बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी, उनसे पहले काशीराम जो बहुजन से चेतना को जागृत करते रहे। ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे और कई ऐसे दलित समाज के नेता जो लगातार समाज में जहर घोलते रहे, जो नफरत के बीज बोते रहे। बाबा साहब की बात करके, प्रेम की बात ना करके, समरसता की बात ना करके, दलितों को गरीबी के जंजाल से ऊपर ना उठा करके खुद तो वो सूट बूट वाले दलित बन जाते हैं, खुद तो आरक्षण का लाभ लेकर के या राजनीति करके बहुत बड़े मंत्री बन जाएंगे, बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगेंगे। लेकिन दलित समाज, शोषित वंचित समाज पीछे रह जाता है। इसी संदर्भ में जब हमने बात की थी चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव से, दलित समाज के नेता अनुसूचित जाति से आते हैं, वो समरसता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार उन छात्रों के साथ, उन युवाओं के साथ यह अन्याय नहीं है तो क्या है। जब उन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो आखिरकार उन मुकदमों की लड़ाई कौन लड़ेगा और उनका घर बिकने से भी कौन रोक पाएगा। अगर नौबत आ गई कि और गरीबी में डूब गए तो उनको वापस एक अच्छी ज़िंदगी कौन जिला पाएगा। तो बड़ी बात है जीवन को जी लेना, बड़ी बात है एक सुखमय को जीवन को जी लेना, वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। इसलिए वो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण की पलटने वाली राजनीति पर एक बड़ा हमला करते हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, बीजेपी की राजनीति की है, लेकिन सरल सौम्य चेहरा जो सामाजिक रूप से समरसता की बात करते हुए साफ नजर आते हैं, जो उत्थान की बात तो करते हैं लेकिन पतन में नहीं ले जाएंगे। मेरा नौजवान साथियों से आग्रह है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें
और बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसलिए बहुजन चेतना को और बहुजन समाज के युवाओं को, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को चिंतन करना चाहिए कि बाबा साहब का मूल विचार क्या है, और इन नेताओं को सुनने से ज़्यादा बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुत्व को लेकर के क्या कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम को लेकर के क्या कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की अस्मिता को लेकर के क्या कहा था। क्योंकि आपको आधी अधूरी जानकारी देकर के भी बहुत सारे नेता बरगलाते हुए नजर आते हैं, और इसी सत्य की खोज में सत्य भारत लगातार प्रयासरत है कि वास्तव में समाज का कोई भी वर्ग हो, सच की पड़ताल करे। अपने जेहन में अगर कुछ बैठाना है तो है सत्य, और सत्य भारत इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कूद पड़ा कि जहाँ संक्रमण फैल गया, जहाँ नेता जनता को बरगला रहे हैं, जहाँ अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ दूसरा अम्बेडकर बनने को लालायित तमाम नेता कर कुछ ऐसा रहे हैं जिससे कोई दूसरा अम्बेडकर तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन समाज पतन की ओर जरूर जा रहा है। इसलिए लगातार आप बने रहिएगा ऐसे खास मुद्दों के विश्लेषण के लिए, विमर्श के लिए, और रील देखने के अलावा आप बड़े विश्लेषण देखो, थोड़ा टाइम खर्च करो। अगर आप रील से हट करके थोड़ा समय देंगे और ज़्यादा टाइम देंगे, खपाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे और अच्छा स्वस्थ विश्लेषण करेंगे, स्वस्थ विमर्श करेंगे, तो वास्तव में हम डर्टी पॉलिटिक्स से ब्यूटी पॉलिटिक्स की इधर जो एक यात्रा जो करने जा रहे हैं उस पर हम सफ़र होंगे। तो लगातार बने रहिएगा अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।